बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें कुछ बातें ज़रा मैं रिवाइज़ कर लूँ पहले कि हमने देखा हुआ है कि अगर किसी पॉइंट के ऊपर कोई साथ उसके वेक्टर प्लस हो रहा हो और ये वेक्टर हमारा किसका होगा, आर स्क्वायर का, तो हम कहते हैं बेसिकली उस पॉइंट पे हमने क्या अप्लाई कर दी है, ट्रांसलेशन अप्लाई कर दी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखी हुई और हमने टॉपिक भी किया हुआ है ट्रांसलेशन का कि डोमेन के किसी पॉइंट में कोई वेक्टर अगर ऐड किया जाए तो इसका मतलब है वो वेक्टर हमारा क्या हो गया, ट्रांसलेट हो गया। दूसरी बात क्या है कि अगर किसी पॉइंट के साथ ये वाला मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा हो, cos 2 थीटा sin 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा, तो हम कहते हैं कि हमने क्या अप्लाई कर दी है, रिफ्लेक्शन अप्लाई कर दी है। नेक्स्ट थिंग क्या है कि अगर किसी एलिमेंट के साथ ये वाला मैट्रिक्स cos थीटा माइनस sin थीटा ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम कहते हैं हमने क्या अप्लाई कर दिया, रोटेशन। अब बात क्या इंपॉर्टेंट याद रखने वाली कि ये जो मैट्रिक्स हैं जिसमें cos 2 थीटा होता है, sin 2 थीटा cos 2 थीटा, इसमें हमें पता है कि ये मिरर वाली जो लाइन होती है ये एंगल कितना बना रही होती है, थीटा, जिसके साथ हम क्या अप्लाई कर रहे होते हैं, रिफ्लेक्शन अप्लाई कर रहे होते हैं। तो मिरर वाली लाइन अगर एंगल थीटा बनाएगी तो यहाँ पे कितना होगा, 2 थीटा। और इसमें क्या होता है कि पॉइंट कितना रोटेट करके गया होता है, हमारे पास है एंगल थीटा रोटेट करके गया हुआ है। रोटेशन में जितनी रोटेशन होती है उतना ही एंगल आता है, रिफ्लेक्शन में जितनी मिरर वाली लाइन एंगल बना रही होती है यहाँ पे उसका डबल आता है। अच्छा, अब अगर ये जो देखें ना, अगर आप ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर देखें ध्यान से तो इसमें क्या हुआ है कि एक तो एक्स के साथ कोई वेक्टर प्लस हो रहा है, ये प्लस होना इस बात की निशानी होती है कि हमने क्या अप्लाई की है, ट्रांसलेशन अप्लाई की है। और अगर x के साथ ये देखें मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कौन सा हो रहा है, तो मैट्रिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई हो रहा है। तो जब मैं इस तरह का अगर कुछ देखूंगा ना कि x के साथ कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है और प्लस a हो रहा है और मैट्रिक्स इस तरह का है, तो मैं फ़ौरन कहूँगा कि ये क्या अप्लाई किया है, रिफ्लेक्शन प्लस क्या अप्लाई की है, ट्रांसलेशन अप्लाई की है। और अगर x के साथ कोई इस तरह का मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा हो और प्लस a है तो इसका मतलब है ये तो किस चीज़ को शो कर रहा है, ट्रांसलेशन को। और x के साथ ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये किसको शो कर रहा है, रोटेशन को। तो इसका मतलब है यहाँ पे पॉइंट पे रोटेशन भी अप्लाई हुई है और साथ क्या अप्लाई हुई है, ट्रांसलेशन भी अप्लाई हुई है। अब ये बातें बताने का मकसद क्या है, सपोज़ करें ना हमें अगर क्वेश्चन कोई ऐसा आ जाता है कि f ऑफ x इज़ इक्वल टू 1/2 3/5 4/7 2/9, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, प्लस 4 5, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की फॉर्म में अगर वो दे देता है और वो कहता है जी बताएं x पे क्या क्या चीज़ अप्लाई हुई है। ठीक है, वो कह देता है कि x पे कौन कौन सी चीज़ अप्लाई हुई है, आप इन मैट्रिसेस को देख के बताएं और बताएं जी ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी अप्लाई हुई है। तो मुझे तो इतना पता है कि x के साथ जब कोई वेक्टर प्लस होगा तो इसका मतलब है x पॉइंट पे क्या अप्लाई हो चुकी है, ट्रांसलेशन। ठीक है, ये तो मुश्किल नहीं होता। अब बात ये है कि जो x के साथ चीज़ ये मल्टीप्लाई हो रही है, ये वाली आया कि ये मैट्रिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन है या मैट्रिक्स ऑफ रोटेशन है, ये हमें चेक करना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह होंगे कि वो आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की फॉर्म में इस तरह देगा और कहेगा बताएं x पे इन चारों में से कौन कौन सी चीज़ अप्लाई हुई है x के ऊपर। ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब इस टाइप के होंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ज़रा एक छोटी सी बात और हम अगर देख लें, अगर हमें इस तरह साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू अगर दे दी जाए और हमें कहा जाए कि बताएं कि ये थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मींस वो कौन सा एंगल है जिस पे साइन की वैल्यू 1/2 है और कॉस की वैल्यू उस एंगल पे -√3/2 है। तो ये हमने पहले क्लासेस में काम किया हुआ ये वाला कि इसका स्टेप 1 होता है, सबसे पहले हमने थीटा आर फाइंड करना होता है। थीटा आर कैसे फाइंड करते हैं, ये जो साइन वाली वैल्यू होती है इसको हम वाई का नाम दे देते हैं, कॉस वाली वैल्यू को एक्स का नाम देते हैं, और ये जो एक्स वाली वैल्यू होती है ना ये विदाउट साइन उठाते हैं हम, मीन्स इस केस में x की वैल्यू क्या होगी, √3/2। ठीक है, ये जो आपने पहला थीटा आर का फार्मूला लगाना होता है ना, इसमें जो आप y और x की वैल्यू लेते हैं इसमें साइन को इग्नोर करना होता है। अगर कहीं पर नेगेटिव है भी तो हमने नहीं लिखना होता उसको। तो थीटा आर का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स y/x, और ये जो थीटा आर में y और x लिखे जाते हैं इनके में साइन को निगलेक्ट किया जाता है। तो ये y की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू आ गई, 2 और 2 कैंसिल हो गए। तो अगर आप tan इनवर्स 1/√3 मालूम करेंगे ना तो 30 आ जाएगा। इट मीन्स थीटा आर की वैल्यू कितनी आ गई है, 30। तो इट मीन्स कि स्टेप 1 में हम क्या काम करेंगे, थीटा आर मालूम किया करेंगे,
अब स्टेप 2 क्या होता है कि आपने क्वाड्रेंट ट्रेस करना होता है। स्टेप 1 तो थीटा आर होगा, स्टेप 2 में क्या होगा, क्वाड्रेंट ट्रेस होगा। क्वाड्रेंट कैसे ट्रेस करेंगे, हम वैल्यू इसमें किसकी फाइंड करने जा रहे हैं, थीटा की वैल्यू ना, थीटा का क्वाड्रेंट ट्रेस करने लगे हैं। अब ज़रा आप गौर से देखें, साइन की वैल्यू पॉजिटिव है और कॉस की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। पहले स्टेप में साइन को इग्नोर करना है, दूसरे स्टेप में साइन को ही देखना है आपने कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। साइन पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है, तो इसका मतलब है थीटा कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाया करेगा, सेकंड, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन पॉजिटिव होगा, तो कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं कि क्वाड्रेंट ट्रेस करते हैं। यहाँ तक सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या होता है हमारा, हमने ये फार्मूला लगा के थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होती है। इन चारों में से कोई एक फार्मूला लगता है। तो अगर मैं प्रेजेंट केस देखूँ तो प्रेजेंट केस में थीटा मेरे कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, सेकंड। सेकंड के अंदर क्या फार्मूला होता है, 180 फर्स्ट में थीटा इज इक्वल टू थीटा आर, सेकंड में थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा आर, थर्ड में थीटा इज इक्वल टू माइनस 180 माइनस थीटा आर, और फोर्थ में थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा आर। तो अब अगर मैं प्रेजेंट केस में देखूं तो मेरे पास कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में फार्मूला क्या होता है, 180 माइनस थीटा आर। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा आर, थीटा आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो 180 माइनस 30 बेसिकली किसके इक्वल आ जाएगा, 150 के। तो थीटा की वैल्यू 150, इसका मतलब है थीटा साइन 150 किसके इक्वल होगा, 1/2 के, और कॉस 150 किसके इक्वल होगा, माइनस √3/2 के। तो माइंड में ये 3 स्टेप रखने हैं। 3 स्टेप रख के हम कोई भी एंगल मालूम कर सकते हैं जिसका साइन दिया गया हो और क्या 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 दिया गया हो, हमें कॉस दिया गया हो। तो ये स्टेप भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। हाँ जी, ये हमारा क्वेश्चन है जिस तरह मैंने बताया था। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, शायद इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन कम्प्लीटली। अब उसने क्या किया, ये एक्स है, डोमेन का पॉइंट है, उसके साथ उसने ये एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, और ये एक मैट्रिक्स क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। अब वो क्या रहा है, बताएं जी कि इस एक्स पे कौन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई हुई हैं, ठीक है, जिसमें से ए मैट्रिक्स को मैंने ये नाम दे दिया, ठीक है, 3-3/5 4/5 4/5 3/5, ये ए बन गया मेरा एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये जो ऐड हो रहा था उसको मैंने क्या नाम दे दिया है, स्मॉल ए का -1/2 का। वो कह रहा है बताएं एक्स पे कौन कौन सी चीज़ अप्लाई हुई है। अब एक बात तो मुझे क्लियर है कि एक्स के साथ जो चीज़ प्लस हो रही है ये तो किसको डिनोट कर रही है, ट्रांसलेशन को। अब बाकी रह गया जी कि ये जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, आया कि ये रिफ्लेक्शन अप्लाई हुई है या रोटेशन अप्लाई हुई है, ठीक है। तो एक छोटा सा इसमें हिंट है कि याद रखें, अगर प्रिंसिपल डायगोनल में किसी एलिमेंट के साथ माइनस आ रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, प्रिंसिपल डायगोनल पे किसी एलिमेंट के साथ क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो इट मीन्स वो रिफ्लेक्शन अप्लाई हुई है आपकी। वैसे तो आप देखते हैं ना कि cos 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा माइनस यहाँ पर आ रहा होता है, लेकिन एक बात याद रखें, प्रिंसिपल डायगोनल पे अगर किसी के साथ माइनस आ रहा है ना, तो इट मीन्स वहाँ पे क्या अप्लाई हो रही है, रिफ्लेक्शन अप्लाई हो रही है। और अगर यहाँ पे किसी में से सेकेंडरी डायगोनल में से किसी पे माइनस आ रहा हो तो हम क्या देते हैं कि वहाँ पे क्या अप्लाई हो रही है, रोटेशन अप्लाई हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा 1 मिनट अगर पीछे जाएँ, अगर आपको क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ नज़र आए तो आप फ़ौरन देख के कहेंगे जी कि एक तो क्या अप्लाई हुई है, ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसलेशन के साथ जैसे ही आप इसको देखेंगे, इसमें ये मैट्रिक्स जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अभी जो मैंने पॉइंट बताया उसको देख के आप बता सकते हैं जी कि ये x पे दूसरी कौन सी चीज़ अप्लाई हुई है, रिफ्लेक्शन अप्लाई हुई है, बिकॉज प्रिंसिपल डायगोनल पे आपको नेगेटिव नज़र आ गया। अब हमें ये बताना है कि जो आपने रिफ्लेक्शन की है, तो वो जो मिरर वाली लाइन है, मिरर वाली लाइन असल में कितना एंगल बना रही है, रिफ्लेक्शन हुई है तो कितने एंगल पे हुई है, ठीक है। ट्रांसलेशन का तो मैं बाद में डिस्कस करूँगा ना, पहले हम देख रहे थे कि रोटेशन को हमने कैसे फाइंड करना होता है, रिफ्लेक्शन को। रिफ्लेक्शन में मुझे इतना तो पता चल गया ना कि रिफ्लेक्शन, लेकिन मुझे एक लाइन में तो लिख के नहीं दूंगा ना आंसर के रिफ्लेक्शन हुई है और साथ क्या हुई है, ट्रांसलेशन। मुझे उसको बताना है कि ये रिफ्लेक्शन हुई है, और साथ ये भी बताना पड़ेगा कि रिफ्लेक्शन जो हुई है उस पर मिरर वाली लाइन कितना एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। तो इन शॉर्ट में बताऊँ तो मुझे इस केस में थीटा की वैल्यू भी फाइंड करके बतानी है।
तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा इसमें देखना होता है आपने। अब चूंकि मुझे पता चल गया रिफ्लेक्शन है तो मैं स्टार्ट रिफ्लेक्शन से लूँगा। एज द मैट्रिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर अ लाइन मेकिंग एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज गिवन बाय ए इज इक्वल टू cos 2 थीटा sin 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा। आपने सबसे पहले क्या काम करना है, आपने रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स लिख लेना है और माइंड में अपने रखना है कि हमने कौन सी वैल्यू तक जाना है, थीटा की वैल्यू तक जाना है। ठीक है, अच्छा जी, रिफ्लेक्शन से आपने पहले रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन लिख दी है कि जो लाइन अगर मिरर की लाइन थीटा एंगल बना रही हो तो तब मैट्रिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, cos 2 थीटा sin 2 थीटा। और इसको जो मुझे गिवन क्वेश्चन के अंदर मैट्रिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन है मैंने उसके इक्वल लिख दिया है। इसको आपने क्या काम करना है, पहले यहाँ से ज़रा ट्रेस करना है क्या चीज़ अप्लाई हुई है, फिर उसकी डेफिनेशन लिख के जो हमने पीछे पढ़ी है डेफिनेशन, फिर आपने मैट्रिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन को गिवन मैट्रिक्स के इक्वल लिख देना है। और अगर कहीं पे हमें रोटेशन नज़र आएगी तो हम यहाँ पे रोटेशन की डेफिनेशन लिख के मैट्रिक्स ऑफ रोटेशन को उस गिवन मैट्रिक्स के इक्वल पुट कर देंगे। अब यहाँ से अगर मैं cos 2 थीटा की वैल्यू कंपेयर करूँ ना सामने तो कितनी आएगी, -3/5। अगर मैं यहाँ से वैल्यू कंपेयर करूँ ना फिर भी वही आएगी, बिकॉज -cos 2 थीटा 3/5 के इक्वल आएगा, माइनस दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वैल्यू एक ही निकलनी है। cos 2 थीटा की वैल्यू अगर मैं कंपेयर करूँगा तो -3/5 आएगी, और अगर मैं sin 2 थीटा की वैल्यू कंपेयर करता हूँ तो कितनी आ जाएगी, 4/5 आ जाएगी मेरे पास। तो cos 2 थीटा किसके इक्वल आ गया, -3/5 के, और sin 2 थीटा किसके इक्वल आ गया, 4/5 के, जो मैंने मैट्रिसेस को आपस में क्या किया था, कंपेयर किया था। अब यहाँ से वो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो मैंने कुछ देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि साइन और कॉस की वैल्यूज़ वाला, याद है आपको, जिसमें 3 स्टेप हमने किए थे। ठीक है, तो अब वही मैं जो है प्रोसेस रिपीट करता हूँ। अब हमने बेसिकली यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले 2 थीटा की। 2 थीटा में से फिर मैं 2 को डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, थीटा। और ये थीटा को याद है क्या होता है, जो मिरर वाली लाइन किसके साथ एंगल बना रही होती है, एक्स एक्सिस के साथ। क्योंकि मैंने इतना तो बताना है कि रिफ्लेक्शन हुई है, लेकिन रिफ्लेक्शन में मैंने ये भी तो बताना है कि कितने एंगल पे रिफ्लेक्शन हुई है। इसीलिए तो उसने क्वेश्चन में कहा हुआ था डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन कम्प्लीटली बताएं ट्रांसफॉर्मेशन को। अच्छा जी, नाउ टू फाइंड 2 थीटा, अगर मैंने ये कॉस और साइन के आगे वाला एंगल फाइंड करना हो तो सबसे पहला स्टेप होता है थीटा आर। थीटा आर में क्या करते हैं, tan इनवर्स वैल्यू ऑफ साइन डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ कॉस। और इसमें हमें पता होता है कि हमने क्या काम करना होता है, इस नेगेटिव को हमने इग्नोर करके यहाँ पे वैल्यू पुट करनी होती है। ठीक है, तो 4/5 डिवाइडेड बाय 3/5, तो 4/5, ये 5 और 5 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 4/3। tan इनवर्स 4/3 की वैल्यू अगर आप मालूम करेंगे ना कैलकुलेटर के ऊपर तो वो 53 डिग्री 7 मिनट आ जाएगा आपके पास। सेकंड स्टेप क्या होगा, अब थीटा आर की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 53 डिग्री 7 मिनट। तो सेकंड स्टेप क्या होता है, आप क्या ट्रेस करते हैं, क्वाड्रेंट ट्रेस करते हैं। अब चूँकि कॉस क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव, कॉस नेगेटिव है और साइन क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है। सिंस कॉस इज़ नेगेटिव एंड साइन इज़ पॉजिटिव, तो इसका मतलब है 2 थीटा, वो जो आगे वाला एंगल है 2 थीटा, वो कहाँ पर लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, क्योंकि पहला स्टेप तो हमारा होता है ना थीटा आर फाइंड करना। सेकंड स्टेप हम क्या ट्रेस करते हैं, क्वाड्रेंट ट्रेस करने के लिए फिर आप पॉजिटिव नेगेटिव देख के बताते हैं कि आगे वाला जो एंगल होगा वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर होगा। तो 2 थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो जब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाया करेगा तो 2 थीटा का फार्मूला क्या होगा, ये याद रखें, यहाँ पे हमेशा 2 थीटा नहीं आएगा, ये जो कॉस और साइन के आगे एंगल लिखा होता है ना, यहाँ पर वही आता है। और जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी वो थीटा था, यहाँ पे कॉस और साइन के आगे 2 लिखा हुआ है। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा आर। अगर आप 180 में से ये 53 वाली वैल्यू माइनस करेंगे ना तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 126 डिग्री 52 मिनट। और कैसे लगाया फार्मूला ये मैंने दोबारा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ से अगर आप थीटा का आंसर फाइंड करना चाहेंगे तो थीटा के लिए आप इस 2 को इधर नीचे इसके क्या कर देंगे, डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 63 डिग्री 26 मिनट। ये असल में मैंने किसका एंगल फाइंड किया है, वो जो हमारा मिरर किसके साथ एंगल बना रहा था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन के अंदर यही सिर्फ एक बात थी। अब हुआ क्या है, अब मैं उस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि वो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है जी। गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज़ द कंपोजिशन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसलेशन।
वो प्लस वाले वेक्टर से तो मुझे पता चल गया था ना कि ये क्या अप्लाई हो रही है, ट्रांसलेशन अप्लाई हो रही है। इतना तो मुझे उस क्वेश्चन को देख के पता चल गया था ना कि उसमें कोई चीज़ प्लस हो रही थी, तो इसका मतलब है एक्स पे क्या अप्लाई हो रही थी, ट्रांसलेशन। और मैंने जो आपको एक ट्रिक बताया था कि अगर प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर नेगेटिव लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वहाँ पर क्या अप्लाई हो रही होगी, रिफ्लेक्शन। लेकिन असल में तो हमने बताना था ना कि रिफ्लेक्शन अगर हो रही है तो मिरर वाली लाइन एक्स एक्सिस का कितना एंगल बना रही है, ठीक है। तो ये थीटा सारा असल में हमने वो फाइंड किया है। तो अब मैं ज़रा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन को। गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज़ द कंपोजिशन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसलेशन where reflection is in line passing through origin making an angle 63 degree 26 minute with x axis। ये वो एंगल है जी जो मिरर वाली लाइन किसके साथ बना रही होती है, x एक्सिस के साथ, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड ट्रांसलेशन बाय द पॉइंट -1 2। ये -1 2 क्या है, ये असल में वो पॉइंट है जितनी हमारे पास क्या हुई थी, ट्रांसलेशन हुई थी। तो अगर मैं क्वेश्चन अब स्टार्ट से दिखाऊँ ना आपको, अगर तो अब ये क्वेश्चन चेक करें इस क्वेश्चन को कि एक्स पे असल में कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हुई थी। एक तो ट्रांसलेशन अप्लाई हुई थी उस पर, और दूसरा इस डायगोनल को देख के हमें ये पता चल गया जी कि ये रिफ्लेक्शन अप्लाई हुई है। तो हम रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन लिख के इस तरह मैट्रिक्स इक्वल रखेंगे, और वहाँ से असल में हमने किसकी वैल्यू निकालनी होती है, थीटा की वैल्यू निकालनी होती है, जितना हमारी मिरर वाली लाइन किसके साथ बना रही होती है, एक्स एक्सिस के साथ। तो ये कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हमने किया, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन थी उसको कम्प्लीटली हमने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो पहले तो इस क्वेश्चन को देखें फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। कह रहा है अगर F1 और F2 दो ट्रांसफॉर्मेशंस हों, इफ़ F1 एंड F2 आर द ट्रांसफॉर्मेशंस, ये F1 उसने एक्सप्लेन की है, ठीक है, और ये F2 ट्रांसफॉर्मेशन उसने एक्सप्लेन की है कि F1 भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है और F2 भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है। अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछूं ज़रा इसको मुझे देख के बताएं कि ये F1 कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है। ये असल में ट्रांसलेशन है, और देखें ये प्रिंसिपल डायगोनल के साथ मुझे नज़र आ रहा है नेगेटिव, तो मैं क्या कहूँगा, ये क्या अप्लाई हुई है, रिफ्लेक्शन अप्लाई हुई है। और ये देखें ज़रा सेकेंडरी डायगोनल के साथ नेगेटिव नज़र आया, तो ये क्या अप्लाई हुई है, रोटेशन अप्लाई हुई है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात वो क्या कह रहा है कि पहले F1 कंपोजिशन विद F2 मालूम करें, जिस तरह पहले मालूम करते रहे हैं दो ट्रांसफॉर्मेशन इकट्ठी कैसे मालूम की जाती हैं। एंड डिस्क्राइब दिस ट्रांसफॉर्मेशन कम्प्लीटली, पहले तो इनकी कंपोजिशन मालूम करें ना, और कंपोजिशन का जो भी आंसर आएगा ना फिर उसको आपने क्या करना है, डिस्क्राइब करना है कि वो कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन बनती है। इसका मतलब है कि F1 और F2 को कंपोज करने से जो एक ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपने क्या करनी है, डिस्क्राइब करनी है। तो चलें जी, सबसे पहले तो ज़रा मैं F1 F2 मालूम करता हूँ ना। F1 और F2 जब x पे अप्लाई होगा इट मीन्स F1 इंटू F2x है। अब F2x जब अप्लाई होता है तो ये मेरे पास आंसर लिखा हुआ है 3/5 माइनस 4/5 4/5 3/5 और प्लस क्या हो जाता है -1 2, ठीक है। अब F1 क्या करता है, F1 के लिए ये सारी की सारी डोमेन है। F1 क्या करेगा, जो चीज़ इसको डोमेन में मिलेगी उसके साथ ये मैट्रिक्स क्या करेगा, मल्टीप्लाई। F1 ने क्या किया है, इस सारी डोमेन के साथ इस मैट्रिक्स को क्या किया है, मल्टीप्लाई, और प्लस कौन सा वेक्टर करेगा, 1/2 करेगा। ये कंपोजिशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमने पहले किया हुआ है, ये टॉपिक ये वाला प्रीवियस लेक्चर में। अच्छा, जब क्या होगा कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो ये मैं डायरेक्ट उसका आंसर लिख रहा हूँ, ये मैट्रिक्स जब इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और ये मैट्रिक्स जब इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी कॉलम वेक्टर बनना है, उसमें जब ये ऐड करेंगे तो ये मैंने फाइनल आंसर सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में काम किए हुए हैं ये वाले, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स जब इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास x भी है, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये मैट्रिक्स बनेगा, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा और साथ प्लस ये वाला होगा तो हमारे पास 16/5 और 12/5 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये मेरे पास F1 कंपोज विद F2 का ये फाइनल आंसर आ गया है। अब मैंने इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो देखें जी, पहले देखते साथ आपके माइंड में क्या बात आती है, ये कंपोजिशन से हमारे पास क्या आंसर आया है। एक तो मुझे नज़र आ रही है क्या अप्लाई हुई है जी, ट्रांसलेशन है, एक्स में क्या अप्लाई हुई है, ट्रांसलेशन, और प्लस अगर इस मैट्रिक्स को अगर आप गौर से देखें तो आपको प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर नेगेटिव नज़र आ रहा है, तो इट मीन्स ये क्या अप्लाई हुई है, रिफ्लेक्शन अप्लाई हुई है। आपको याद होगा इससे पहले हमने एक थ्योरम भी किया हुआ है
कि अगर आप रोटेशन के साथ रिफ्लेक्शन को कंपोज करें तो आंसर हमारे पास रिफ्लेक्शन आता है। तो ये इसमें वही हुआ है कि यहाँ पे क्या थी रिफ्लेक्शन, ये क्या थी रोटेशन। रिफ्लेक्शन के साथ रोटेशन को जब आपने कंबाइन किया है तो आंसर क्या बन गया है, रिफ्लेक्शन बन गया। लेकिन मैंने तो इसको डिस्क्राइब करना है ना इसको, तो डिस्क्राइब करते हुए मुझे मिरर वाली लाइन का क्या फाइंड करना पड़ेगा, एंगल भी फाइंड करने का पड़ेगा। अच्छा जी, तो अब मुझे चूँकि पता चल चुका है कि वो ट्रांसलेशन के साथ हमारी कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हुई है, रिफ्लेक्शन की। तो नाउ टू डिस्क्राइब दिस ट्रांसफॉर्मेशन कंसीडर द रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स फॉर अ लाइन मेकिंग एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब अगर मैं उसको देखूँ ना, दोनों को कंपोज करने के बाद मेरे पास क्या बना था, तो ये तो मुझे ट्रांसलेशन शो हो रही है। अब ये रिफ्लेक्शन है, तो रिफ्लेक्शन कितने एंगल पे हो रही है, उसके लिए मुझे इस सारे मैट्रिक्स को असल में मैट्रिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या रखना पड़ेगा, इक्वल रखना पड़ेगा। तो ये वही बात है। नाउ टू डिस्क्राइब दिस ट्रांसफॉर्मेशन कंसिडर द रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स फॉर अ लाइन मेकिंग एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो cos 2 थीटा sin 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा को मैंने 7/25 24/25 24/25 और -7/25 के क्या रख दी है, इक्वल रख दी है। अब इसमें से अगर मैं cos की वैल्यू मालूम करूँगा ना, cos की वैल्यू 7/25 है। अगर मैं ये दोनों भी इक्वल लिख लेता हूँ फिर भी सेम ही आंसर आएगा। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 7/25 और sin 2 थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 24/25 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैंने थीटा की वैल्यू मालूम करनी है तो पहले मुझे किसकी वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी, 2 थीटा की। तो जब मैं 2 थीटा की वैल्यू मालूम करूँगा तो क्या होगा उसमें कि पहले मुझे थीटा आर फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, थीटा आर जब मैं फाइंड करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, आपको याद है कि y डिवाइडेड बाय x, 24 बाई यहाँ पे साइन की वैल्यू आती है और यहाँ पे कॉस की वैल्यू आती है। 25 और 25 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो tan इनवर्स 24/7। तो जब आप tan इनवर्स 24/7 का आंसर फाइंड करेंगे ना, तो वो कितना आ जाएगा, 73 डिग्री 44 मिनट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है थीटा आर 73 डिग्री 44 मिनट आ गया है। अब उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है कि हम क्या ट्रेस करते हैं, क्वाड्रेंट ट्रेस करते हैं हम उसमें। ठीक है, अच्छा जी, ना कॉस एंड साइन आर पॉजिटिव। अगर आप साइन और कॉस दोनों को देखें ना अगर, तो दोनों क्या लिखे हुए हैं, पॉजिटिव लिखे हुए हैं। और साइन और कॉस कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब है ये 2 थीटा जो होगा हमारा एंगल, ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर होगा, फर्स्ट के। बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है उसका साइन और कॉस दोनों क्या होते हैं हमारे पास, पॉजिटिव होते हैं हमारे पास। अच्छा जी, अब उसमें क्या होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, 2 थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा आर के इक्वल होता है हमारे पास। सो दिस इम्प्लाइज 2 थीटा इज इक्वल टू 73 डिग्री 44 मिनट के इक्वल आ गया हमारे पास, 73 डिग्री 44 मिनट। तो अगर यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो थीटा कितना आ जाएगा, 36 डिग्री 52 मिनट आ जाएगा। तो अब मैं क्या करने लगा हूँ, उस ट्रांसफॉर्मेशन को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने लगा हूँ। सो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज़ कंपोजिशन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसलेशन, in which reflection is about a line making angle 36 degree 52 minute with x axis। और जो ट्रांसलेशन हुई थी, ट्रांसलेशन हमारे किस पॉइंट के अबाउट हुई थी, बाय द पॉइंट 16/5 एंड 12/5। आप अगर इसमें देखें ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट, 16/5 12/5 एक्स में क्या हो रहा था, ऐड, इसका मतलब है इतनी क्या हुई है ट्रांसलेशन। अब ये तो हमें बता रही थी कि ये रिफ्लेक्शन है। अब रिफ्लेक्शन के लिए मिरर वाली लाइन कितने एंगल बना रही थी, तो वो सारी हमने कैलकुलेशन करके जब फाइंड किया उसको, तो वो क्या बना रही थी, 36 डिग्री 52 मिनट। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक हमारा यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशंस का टॉपिक कंप्लीट है। अब जो इससे नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं ना, वो हमारा टॉपिक है अफाइन ट्रांसफॉर्मेशंस का टॉपिक। ठीक है, जिस तरह यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशंस हम देखते थे, अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो कौन सा हमारा टॉपिक होगा, अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन का। तो जिस तरह की शेप का हमारा कौन सा फंक्शन होता था, यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशन वाला फंक्शन जिसको हम आइसोमेट्री कहते थे, इसी तरह अब इसकी डेफिनेशन क्या है, अ ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स ये फंक्शन है कहाँ से, आर स्क्वायर से। आर स्क्वायर पे इज़ डिफाइंड एज, जिसको कैसे डिफ़ाइन किया गया है, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस ए प्लस कैपिटल ए एक्स प्लस
स्मॉल ए। अब इसमें जो हमारी डोमेन होनी है वो भी प्लेन होनी है, ये बात याद रखिएगा। फाइन ट्रांसफॉर्मेशन में भी जो हम डोमेन ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, प्लेन मीन आर स्क्वायर के एलिमेंट्स लेंगे। इज सेड टू बी एन अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन इफ़ ए इज़ एनी 2x2 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ये जो चीज़ है ना, ये वाली कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, और आपको याद है कि यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता था हमारे पास, ये 2x2 कौन सा मैट्रिक्स होता था, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता था। अब ये इन दोनों चीज़ों को आपस में स्प्लिट करती है, अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन को और यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशन को, कि इसमें जो हमारे पास x के साथ ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा होगा ना, ये ऑर्थोगोनल नहीं होगा, ये कौन सा होगा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका क्या एग्जिस्ट करता है, इन्वर्स जिसका एग्जिस्ट करता है हमारे पास। इसका मतलब है अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन में x के साथ जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्थोगोनल होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ उसका क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। और यहाँ से आप एक बात याद रखें कि हर अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशन होती है, राइट, सॉरी, हर जो आपकी यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशन होगी, हर यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशन अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन होती है, लेकिन हर अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी हमारे पास, ये बात याद रखनी है। बिकॉज जो भी यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशन लूँगा मैं, उसका जो ए होगा वो इन्वर्टिबल तो होगा ना, बिकॉज सिंपली उसका ट्रांसपोज ही जो उसका क्या बन रहा होता है, इन्वर्स बन रहा होता है। यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशन में जो ए होता है वो इन्वर्टिबल भी होता है, तो इन्वर्टिबल होगा तो वो अफाइन भी बन जाएगा हमारे पास। तो ये आपने याद रखना है कि हर अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है यूक्लिडियन हो, लेकिन हर यूक्लिडियन जो है वो क्या होती है, अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अच्छा जी, अब अफाइन ज्योमेट्री क्या होती है। अफाइन ज्योमेट्री बेसिकली देखें ना, यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशन में हमने क्या पढ़ा था, यूक्लिडियन जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो डिस्टेंस प्रिजर्विंग होती है, डिस्टेंस को चेंज नहीं होने देती। फिर हमने पढ़ा था कि जो अफाइन यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशन होती है ये एंगल को भी प्रिजर्व रखती है। फिर हमने देखा था कि यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशन कोलिनियरिटी को भी प्रिजर्व रखती है। तो वो जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, कोलिनियरिटी हो गई हमारे पास, डिस्टेंस हो गया हमारे पास, एंगल हो गया, जब हम उन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं ना यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, तो हम कहते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, यूक्लिडियन ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। अब अफाइन ज्योमेट्री क्या होगी, अब अफाइन वाला फंक्शन जिस एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होगा, जो जो प्रॉपर्टीज़ उस एलिमेंट की चेंज नहीं होंगी, जब हम उन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे तो इसका मतलब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, अफाइन ज्योमेट्री। द स्टडी ऑफ दोज प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिगर्स, डायग्राम्स की वो प्रॉपर्टीज़ विच आर प्रिजर्व्ड, जो चेंज नहीं होती बाय द अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ ना कि यूक्लिडियन ज्योमेट्री के अंदर हम क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे जी, यूक्लिडियन ज्योमेट्री के अंदर हम डिस्टेंस डिस्कस करते हैं। वाई, बिकॉज यूक्लिडियन की वजह से डिस्टेंस चेंज नहीं होता। फिर अब कहेंगे कि हम क्या उसमें डिस्कस करते हैं, उसमें एंगल डिस्कस करते हैं। क्यों एंगल डिस्कस करते हैं जी, क्योंकि यूक्लिडियन फंक्शन अप्लाई होने से एंगल चेंज नहीं होता, वो प्रिजर्व रहता है। फिर आप कहते हैं कोलिनियरिटी हम डिस्कस करते हैं। कोलिनियरिटी क्यों डिस्कस करते हैं, बिकॉज ये यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशन कोलिनियरिटी भी क्या रखती है, प्रिजर्व। अब अफाइन ज्योमेट्री के अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की जाएंगी, जिन पे अफाइन वाला फंक्शन अप्लाई हो और वो प्रॉपर्टीज़ प्रिजर्व रहें, वो प्रॉपर्टीज़ चेंज ना हो। जब उन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया जाता है तो इसका मतलब है हम क्या डिस्कस कर रहे होते हैं, अफाइन ज्योमेट्री डिस्कस कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इसकी जो पहली में एक एग्जांपल हम करने लगे हैं ना, ये एग्जांपल बड़े ध्यान से देखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये वाली। अब ये एग्जांपल असल में शो क्या करेगी, अगर मैंने अफाइन वाला फंक्शन 3 पॉइंट्स पे अप्लाई करना हो, 1 पॉइंट ना हो बल्कि कितने पॉइंट्स हों, 3 पॉइंट्स, ठीक है। वो 3 पॉइंट कौन कौन से हैं, वो पॉइंट ज़रा ध्यान से देख लेना है। पहला पॉइंट है ओ मतलब 0 0 हमारे पास, दूसरा पॉइंट है 1 0 और तीसरा पॉइंट है 0 1। ये जब एग्जांपल कंप्लीट होगी तो आपको ये क्लियर हो जाएगा सारा। मैंने इन 3 पॉइंट्स पे समझना, ये मेरा x1 है, ये मेरा क्या है x3 है और ये मेरा क्या है x2 है। ये 3 पॉइंट्स थे मेरे पास, इन पे मैंने कौन सा फंक्शन अप्लाई किया है, अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की है। अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद जो मेरा 0 0 था वो जाके किस पे मैप हो गया है, ए बी पे।
जो मेरा 1 0 था वो किस पे मैप हो गया, सी डी पे। आप समझ लेना कि ये मेरा P1 है और ये मेरा क्या बन गया P1 डैश, ये मेरा P2 है और ये मेरा क्या बन गया P2 डैश, ये P3 है और ये क्या बन गया P3 डैश। तो जब 0 0 पे या P1 पे अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हुई है तो वो P1 डैश पे चली गई, P2 पे अप्लाई हुई P2 डैश पे, P3 पे अप्लाई हुई तो P3 डैश पे चली गई। लेकिन बात क्या याद रखने वाली है, यहाँ पे P1 P2 और P3 ये स्पेशल एलिमेंट्स हैं। P1 0 0, P2 1 0 और P3 क्या हो गया 0 1। तो ये मैंने ग्राफिकली बनाया हुआ है इसको, ठीक है। तो अब मैं जो फार्मूला डिराइव करने लगा हूँ वो फार्मूला किसके लिए डिराइव करने लगा हूँ, अगर 0 0 किसी पॉइंट पे मैप हो, 1 0 किसी पॉइंट पे मैप हो, 0 1 किसी पॉइंट पे मैप हो, तो उनका फार्मूला कैसे, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे फाइंड की जाएगी। तो अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे लिखा जाता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस स्मॉल ए। इसको हमने देखा था कि अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन को ऐसे लिखा जाता है। अब मैं ए के एलिमेंट सपोज कर लेता हूँ। ए के एलिमेंट कौन कौन से हैं, x1 x2 x3 और x4। ए के एलिमेंट ज़रा गौर कीजिएगा, x1 x2 x3 और x4। और ये जो स्मॉल ए है ये मेरे पास क्या बन गया x5 और x6। ये मैंने अपने पास इनको नाम दिया है। फाइन ट्रांसफॉर्मेशन का जनरल फार्मूला ये वाला है और उसको मैंने आगे ये एलिमेंट्स x1 से लेके x6 तक नाम दे दिए मैंने। अच्छा, अब ज़रा मुझे बताएं हुआ क्या था कि ये जो 0 0 वाला एलिमेंट था हमारा, हमने क्या कहा हुआ है कि जब 0 0 पे अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होती है, अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने क्या मतलब है, उसके साथ एक 2 क्रॉस 2 का इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें और प्लस क्या कर दें, एक कॉलम वेक्टर ऐड कर दें। तो 0 0 किस पे जाके मैप होता था, ए बी पे। आपको याद है ना कि जो एफ ऑफ एक्स होता है ये किसका एलिमेंट होता है, रेंज का। जब इस एलिमेंट पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो जाए तो उसका जो आंसर बनता है वो दूसरी साइड पे लिखा जाता है। और हमने क्या कहा हुआ है कि ये जो 0 0 मैप होगा, 0 0 किस पे जाके मैप होगा, ए बी पे। तो मैं असल में क्या कर रहा हूँ, मैंने अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन का जनरल फार्मूला लिखा है और उसमें जब मैंने कहा है कि 0 0 पे जब अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगी तो आंसर क्या आएगा, ए बी आएगा, ठीक है। अब x1 x2 x3 x4 जब आप इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये सारे क्या बन जाना है, 0 0 प्लस क्या है x5 और x6, ठीक है। तो मेरे पास सिंपल ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, x5 और x6 के, बिकॉज ये दोनों प्लस हो गए तो ये यही बनना है। तो यहाँ से मेरे पास x5 किसके इक्वल आ गया, ए के, और x6 किसके इक्वल आ गया मेरे पास, b के इक्वल आ गया, ठीक है। मैंने असल में ये 6 वैल्यूज़ कंप्लीट करनी है ना, x1 x2 x3 x4 x5 और x6। तो मैंने असल में 0 0 पे जब ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की है अफाइन वाली, तो मैं कह चुका हूँ कि 0 0 पे जब अफाइन अप्लाई होगी तो क्या आंसर देगी, ए बी। अब देखिए नेक्स्ट क्या था, 1 0 पे जब अफाइन अप्लाई करेंगे, अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन ये ऊपर लिखी हुई है मेरे पास, 1 0 पे जब अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो वो आंसर क्या देगा, सी डी देगा मुझे, ठीक है। 1 0 पे अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन जब अप्लाई होगी तो आंसर सी डी देगा। अब अगर आप इस मैट्रिक्स को इस 1 0 से मल्टीप्लाई करें ना तो x1 इंटू 1 x1 प्लस x2 इंटू 0 0 आ जाएगा, तो ये आंसर x1 आएगा। x3 इंटू 1 x3 प्लस x4 इंटू 0 ये x3 आ जाएगा। और प्लस ये क्या लिखा हुआ है, x5 x6। अब x5 किसके इक्वल है, ये a आ गया, x5 की जगह पे a आ गया, और x6 किसके इक्वल है, b के इक्वल है, तो ये b के इक्वल आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है अब यहाँ से ज़रा यहाँ से इन दोनों को देखें ना कि सी डी किसके इक्वल आ गया, x1 प्लस x1 x3 प्लस ए बी। तो यहाँ से अगर मैं x1 x3 को इधर रखूँ, इसको उधर ले जाऊँ, तो ये क्या बन जाएगा, x1 x3 इज़ इक्वल टू सी डी माइनस ए बी। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जब माइनस होंगे तो x1 किसके इक्वल आ जाएगा, c माइनस ए के, और x3 किसके इक्वल आ जाएगा, d माइनस बी के। तो यहाँ से अगर मैं आंसर निकालना चाहूँ, x1 किसका का आंसर क्या आएगा, c माइनस ए, और x3 का आंसर क्या आ जाएगा, d माइनस बी आ जाएगा मेरे पास। तो देखें बात को समझें,
मैं 3 पॉइंट्स को मैप करना चाह रहा हूँ। 3 पॉइंट्स पर मैंने एक जनरल ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला लिखा, फिर मैंने कहा 0 0 पे जब अप्लाई होगी तो ये आंसर देगी, फिर 1 0 पे अप्लाई होगी तो ये आंसर देगी। अब वहाँ से अब तीसरा पॉइंट हमें पता है कि तीसरा पॉइंट कौन सा है हमारे पास। अब तीसरा पॉइंट है 0 1। 0 1 पे जब अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होती है तो वो आंसर हमें क्या दे देती है, EF दे देती है हमें आंसर। ये ट्रांसफॉर्मेशन लिखी हुई है, ये A है और ये क्या है, स्मॉल a है मेरे पास, जो मैंने नाम दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें ना तो x1 × 0 0, x2 × 1 ये क्या बन जाएगा, x2 बन जाएगा, x3 × 0 0, x4 × 1 क्या बन जाएगा, x4, और x5 मैंने दोबारा क्या पुट कर दिया, A, और x6 मैंने क्या पुट कर दिया, B पुट कर दिया है। अब अगर मैं यहाँ से ये देखिएगा, इसको मैंने थोड़ा शॉर्ट करके लिखा है, EF = सम ऑफ दीज टू मैट्रिसेस। तो अगर मैं x2 x4 की वैल्यू मालूम करना चाहूँ तो मैं A B को उठा के उधर ले जाके क्या कर दूँगा, माइनस कर दूँगा। तो ये देखें x2 x4 किसके इक्वल आ गया, ये EF है, और ये इधर जाएगा इसके साथ तो क्या बन जाएगा, -AB बन जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूँ कि x2 का आंसर क्या आएगा, तो x2 का आंसर क्या आएगा, E - A, और x4 का आंसर क्या आ जाएगा, F - B आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब जो मुझे वैल्यूज़ चाहिए थी ना, वो सारी वैल्यूज़ मैंने फाइंड कर ली हैं। अब यहाँ पर इस पॉइंट को बहुत ध्यान से देखना है। अब इसका मतलब क्या है कि इट मीन्स टू मैप दीज 3 पॉइंट्स। ये 3 पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ये मैंने फ़िक्स किए हुए हैं, ये चेंज नहीं करने। मतलब अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन का जो मैं फार्मूला अभी डिराइव करूँगा ना, उसकी डोमेन लाजमी तौर पे क्या होनी चाहिए, 0 0 1 0 और 0 1 टू एनी 3 आर्बिटरी पॉइंट्स A B, 1 0 C D पे, 0 1 किस पे, EF पे रिस्पेक्टिवली। हम सिंपली क्या किया करेंगे, हम ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया करेंगे। आपको याद है मैंने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की थी, तो x1 यहाँ पे क्या था, x1 यहाँ पे क्या था, x2 ज़रा देख लें वैल्यू क्या आई है, E - A। x3 की वैल्यू आप चेक कर लें, आपने लिखी होगी, वो क्या है, D - B। यहाँ पे क्या आया था, x4 की वैल्यू चेक कर लें क्या है, F - B। यहाँ पे क्या था, x5, और यहाँ पे क्या था, x6। तो ये जो फार्मूला मैं अभी हाईलाइट करने लगा हूँ ना, ये फार्मूला किसके लिए है, ये फार्मूला है कि जब आपने 3 पॉइंट्स को 3 पॉइंट्स पे मैप करना हो अंडर अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन। 3 पॉइंट्स को किस पे मैप करना हो, 3 पॉइंट्स पे, लेकिन जिन पॉइंट्स को मैप करना है ना, वो 3 पॉइंट ये वाले होना ज़रूरी हैं। ये नहीं होगा कि इसके अलावा कोई पॉइंट होगा और आप उनको क्या कर सकें, मैप। और याद रखें 0 0 जिस पे मैप जाके हुआ करेगा, हम उसको क्या नाम दिया करेंगे, AB का। 1 0 जिस पे जाके मैप हुआ करेगा, हम उसको क्या नाम दिया करेंगे, CD का। और 0 1 जिस पे जाके मैप हुआ करेगा, हम क्या नाम दिया करेंगे, EF का। और सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला लगा दिया करेंगे। जैसा कि मिसाल के तौर पे पहला क्वेश्चन चेक करें जिसका, ये आसान है, ये मुश्किल नहीं है, आप थोड़ी सी बस तवज्जो देखिएगा इसमें। फाइंड द अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन। पहली बात है अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है, जो क्या कर रही है, दैट मैप्स द पॉइंट्स 0 0, ये देखें ज़रा, 1 0 एंड 0 1। तो ठीक है जी, मुझे जो 3 पॉइंट्स डोमेन में इस फार्मूले के लिए चाहिए थे ना, मुझे वही 3 पॉइंट उसने बोले हुए हैं। ऑन टू पॉइंट्स 5 0 0 5 0 0 रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब है कि 0 0 किस पे मैप हो रहा है, 5 0 पे। 1 0 किस पे मैप हो रहा है, 0 5 पे। और 0 1 किस पे मैप हो रहा है, 0 0 पे। ठीक है, ये मैंने नीचे बनाया भी हुआ है। अब 0 0 किस पे जाके मैप हुआ है, 5 0 पे। तो 0 0 जिस पे मैप होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, AB का। 1 0 किस पे मैप हुआ है, 0 5 पे, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, CD का। 1 0 जिस पे जाके मैप होगा उसको हम क्या नाम देंगे, CD का। और 0 1 किस पे मैप हुआ जाके, 0 0 पे, तो 0 1 जिस पे मैप होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, EF का। तो याद रखें जब 0 0 1 0 0 1 मैप करने होंगे ना, तो वो जिन पॉइंट्स पे जाके मैप होते हैं आपको 6 वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, कौन सी, A B C D E और F की वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट उसने क्या कहा हुआ है, फाइंड द अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने का फार्मूला ये लिखा हुआ है हमारे पास। तो पहले ज़रा मैं वैल्यूज़ लिख लूँ। इसमें मेरे पास A की वैल्यू क्या है, 5 है, B की वैल्यू 0 है, C की वैल्यू 0 है, D की वैल्यू 5 है, E की वैल्यू मेरे पास 0 है, और
एफ़ की वैल्यू भी क्या है, 0 है। ना वी नो दैट अफाइंड ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो किन को मैप करती है, 0 0 1 0 0 1 को टू ए बी सी डी ई एफ़ इज़, ये फार्मूला मैंने पीछे डिराइव किया था अभी। ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, 3 पॉइंट्स को मैप करने के लिए। कितने पॉइंट्स पे, 3 पॉइंट्स पे। लेकिन जिन पॉइंट्स को मैप करना है वो पॉइंट स्ट्रिक्टली कौन से होने चाहिए, 0 0 1 0 एंड 0 1। तो फार्मूला लगा दिए। अब आप क्या काम करें, इसमें सिर्फ सी की वैल्यू पुट करें। सी की वैल्यू 0 है, माइनस ए की वैल्यू 5 है, डी माइनस, इसको याद रख सकते हैं, सी माइनस ए डी माइनस बी, सी डी ई एफ़ लिख लें, ए बी इस तरतीब से सी डी ई एफ़ ए बी, ठीक है। 0 माइनस 5 5 माइनस 0 0 माइनस 5 0 माइनस 0, ये एफ़ माइनस बी की वैल्यू, एफ़ की वैल्यू और बी की वैल्यू 0 0 7 एक्स आ गया, प्लस ये ए बी की वैल्यू आ गई। तो मेरे पास क्या बन गया जी, माइनस 5 5 माइनस 5, ये 0 एक्स प्लस 5 0, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है मेरे पास, ये मेरे पास फाइनल आंसर आया है। अब इस फाइनल आंसर का मतलब क्या है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब मेरी ये जो मैंने फार्मूला फाइंड किया है, क्या ये ठीक भी है या नहीं है, तो इसको देखने के लिए मैं कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ। पॉइंट सेलेक्ट करें जी, पहला पॉइंट सेलेक्ट कर लें। कौन सा पॉइंट है, 0 0, ये डोमेन का पॉइंट है। तो इसको यहाँ पे रखें ना, ये चेक करें, ये मैंने नीचे लिखा है, इफ़ वी पुट x इज इक्वल टू 0 0 इन अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं x पे, f पे क्या अप्लाई कर रहा हूँ, 0 0, तो माइनस 5 5 0, ये देखें मैंने क्या रखा है, 0 0, डोमेन के अंदर कौन सा पॉइंट रखा है, 0 0। तो मुझे बताएं, ये तो सारा 0 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई हो गए, तो सिंपल क्या बचेगा मेरे पास, 5 0। तो इसका मतलब है 0 0 पे जब मैं ये फंक्शन अप्लाई करूँगा तो वो मुझे क्या आंसर देगा, 5 0। तो ये तो बात हमने कही थी कि 0 0 असल में किस पे जाके अप्लाई होता है, 5 0 पे जाके मैप होता है हमारे पास, ठीक है। इसका मतलब है ये फार्मूला मेरा ठीक है, ये वाला। अब बाकी दो से भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप इस डोमेन में क्या पुट करेंगे, 1 0 पुट करेंगे ना, और सारा ये सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो आगे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 5 आ जाएगा। बिकॉज 1 0 किस पे मैप हुआ है, सी डी पे जाके मैप हुआ है। और जब आप इसमें 0 1 रखेंगे यहाँ पर x की जगह पे, और सारा सिंप्लीफाई करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 0 0। टैली कर सकते हैं, ये फंक्शन जो आपने फाइंड किया होता है ये ठीक है या नहीं है। आप यहाँ पे डोमेन में वो पॉइंट रखें और आंसर चेक करें, क्या वो मैपिंग वाला पॉइंट उस पर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर मैपिंग वाला पॉइंट आ रहा है तो उसका मतलब है कि ट्रांसफॉर्मेशन आपने ठीक फाइंड की हुई थी। मैं फिर रिपीट कर दूँ कि ये जो फार्मूला ट्रांसफॉर्मेशन, अफाइंड ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने का फार्मूला है ना, फ्रॉम 3 पॉइंट टू 3 पॉइंट, इसमें डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है इन 3 पॉइंट्स के लिए, ठीक है। रेंज कुछ भी हो सकते हैं नंबर, लेकिन डोमेन लाजमी तौर पे ये पॉइंट्स होने चाहिए हमारे पास।